जय भोलेनाथ दोस्तों। प्लान हमारा कुछ ऐसा था कि जब सुबह हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो पहले सीधा हर की पौड़ी जाएंगे, गंगा जी में एक डुबकी लगाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे और रास्ते में धारी देवी के दर्शन करेंगे और शाम तक सोनप्रयाग पहुंचना था। सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे का प्लान था और सुबह वहीं से ही ट्रैक स्टार्ट करना था केदारनाथ जी के लिए। पर जब हरिद्वार पहुँचे तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, सो हमें ऑन द स्पॉट ही प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें शाम तक सोनप्रयाग पहुंचना था। हरिद्वार में हमने हमारी टैक्सी स्टेशन पर ही बुला ली थी और सीधा ही निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश तक नॉन स्टॉप बारिश थी। ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद मौसम थोड़ा साफ हुआ। अगर ध्यान से सोचो तो ट्रैवलिंग अपने आप में एक टीचर है। जब आप किसी यात्रा पर निकलते हो तो बहुत से न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बार आपको अपने ही बनाए हुए प्लान सिचुएशन के हिसाब से ऑन द स्पॉट चेंज करने पड़ते हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं तो कुछ बुरे भी, पर अच्छे हो या बुरे सब आपको कुछ सिखाकर ही जाते हैं। केदारनाथ यात्रा हरिद्वार या योग नगरी ऋषिकेश से स्टार्ट होती है। ये दोनों ही शहर रेल मार्ग या बस सर्विस द्वारा देश के हर बड़ी सिटी और स्टेट से कनेक्टेड हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो कि ऋषिकेश से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग के लिए बसेस मिल जाती हैं, जो सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे लेती हैं और शाम तक सोनप्रयाग पहुंचा देती हैं। या फिर आप पर्सनल टैक्सी बुक करके भी सोनप्रयाग जा सकते हैं, जो कि 4 सीटर कार का 3500 से 4500 रुपये तक लेते हैं एक दिन का चार्जेस। ऋषिकेश से सोनप्रयाग आप बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं। केदारनाथ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जो कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी। देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था, तो सोचा कुछ देर यहीं पर रेस्ट और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि बारिश के कारण हरिद्वार से तो हम वैसे ही निकल आए थे। देवप्रयाग वही स्थान है जहां गंगोत्री जी से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिससे हमारी गंगा नदी का जन्म होता है। देवप्रयाग के बाद आता है श्रीनगर, जो कि देहरादून और हरिद्वार के बाद उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाते हुए बीच में कल्यासुर गांव में आता है धारी देवी मंदिर। धारी देवी को उत्तराखंड का सबसे रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। इन्हें उत्तराखंड और 4 धाम की रक्षक देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें काली देवी के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि 2013 में उत्तराखंड को जिस विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी, वो धारी देवी के क्रोध का ही परिणाम था। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट डैम के निर्माण के लिए मूल मंदिर को हटा दिया गया और उसे एक कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो परियोजना बाढ़ के कारण बाद में खंडहर हो गई थी। नया मंदिर अब अपने मूल स्थान पर ही बनाया गया है। मंदिर तक जाने के लिए मेन रोड से नीचे की ओर 1 से 1.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है। धारी देवी के बारे में ऐसी मान्यता है कि देवी दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। प्रातःकाल एक कन्या के रूप में दर्शन देती हैं, तो दोपहर के समय एक युवती के रूप में और सायंकाल में एक वृद्धा के स्वरूप में दर्शन देती हैं।
मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है, जहाँ तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। इतना डिफरेंस आ जाता है ना। अक्टूबर में उस टाइम लास्ट टाइम यहाँ पे पानी हाफ तक ही था। अच्छा। और रेत की तरह जैसे वो बीच टाइप पूरा अंदर तक हम जाके आए। आज जाने का है ही नहीं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा पाऊंगा। धारी देवी के दर्शन के बाद हम रुद्रप्रयाग क्रॉस करते हुए सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े, पर अगस्त्य मुनि में आकर हम 4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कुंड के पास बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़क धंस गई थी, जिसके कारण गाड़ियां एक एक करके आगे जाने दे रही थी। केदारनाथ के रास्ते में ऐसे जाम आम बात है। मानसून अभी पूरी तरह गया नहीं था, इसलिए नदियां अभी पूरे उफान पर थी। नदी की आवाज़ से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। रास्ते में गिरने वाले झरने भी पूरे प्रेशर के साथ गिर रहे थे। ये ही मानसून के बाद अगर आप आओगे तो पानी का इतना प्रेशर दिखाई नहीं देगा।
व्यू आया ना। हमारा अनुमान था कि यदि बिना किसी रुकावट के चलते रहे तो 5-6 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, पर 4 घंटे जाम में फंसे रहने के कारण हमें गुप्त काशी पहुंचते पहुंचते ही 8 बज गए थे। थकान भी काफ़ी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज का नाइट स्टे फाटा में ही करेंगे और सुबह 4-5 बजे जल्दी उठकर सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। फाटा में हमें सिर्फ 1000 रुपये में अच्छा सा रूम मिल गया था। दिन भर से थके हुए एक इंसान को और चाहिए भी क्या, सोने के लिए एक साफ़ सुथरा बिस्तर और अच्छा सा खाना। हमारा काफ़ी टाइम से मन था कि एक बार पहाड़ी खाना ज़रूर खाना है। आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। गेस्ट हाउस ओनर ने हमारे कहने पर आधे घंटे में ही पहाड़ी थाली रेडी करके हमें खिलाई। पहाड़ों पर बादलों के बीच लुक्का छिपी करते हुए चांद को एकटक निहारना भी एक अलग ही सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें खुद कह रही हो कि आ कुछ देर बैठ मेरे साथ बातें कर, कब तक ऐसे ही ज़िंदगी की भागदौड़ में पड़ा रहेगा। अब तो बस कुछ घंटे रेस्ट करना था और फिर उठना था एक नई सुबह के साथ, जो हमें भोलेनाथ के और निकट ले जाने वाली थी।